नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, जहां पर हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट सेकेंड ईयर के जो हमारे भाई बहन हैं उनके पेपर नंबर 12 की, जिसका नाम है कंटेंट एंड मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस। तो दोस्तों, इसकी यूनिट 1 जो थी उसको अपलोड कर दिया गया था और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 पर बात करेंगे। भैया यूनिट 1 आपकी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकेंगे जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। 12K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से भी लिंक जो है उसको शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। खास करके जो आपका श्रवण बाधित बच्चे हैं, जो आपके सुनने में अक्षम बच्चे हैं, हम कह सकते हैं सुनवाई हानि वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी उन बच्चों को ध्यान में रख कर के बनाई जाएंगी। जैसे कि कह रहे हैं 2.1 के अंतर्गत जो भी आपकी ईवीएस है या आपकी सोशल साइंस है, तो उन बच्चों को, जो आपके श्रवण बाधित बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कैसे उनकी शैक्षिक रणनीतियाँ बनाएंगे या शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या होगा उनका, इस पर यहाँ पर बात की जाएगी। शैक्षिक रणनीतियाँ कैसे बनाएंगे या निहितार्थ क्या क्या होगा, इस पर बात होगी। यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ डेफ फॉर टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस, इस पर बात होगी। तो हम बात करते हैं जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, इनके लिए पर्यावरण का ज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें रणनीतियों की अगर बात करते हैं तो मेन होता है भैया कि इन तक सूचना पहुंच पाए, सूचना तक ये लोग पहुंच पाएँ। ऐसी ही रणनीति हमको बनानी है कि ये बच्चे जो हैं इनकी सूचना तक पहुंच हो पाए। यानी कि जो भी आपके बधिर बच्चे हैं, इनके लिए पारस्परिक हम लोग मौखिक संचार और ऑडियो, इनके लिए अगर हम करेंगे, इनका अगर प्रयोग करेंगे तो भैया ये बेहतर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इनमें सुनने की अक्षमता है, ये सुन नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम मौखिक संचार से या ऑडियो के माध्यम से अगर इनको हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो इनमें कठिनाई होगी ना। इनको सुनने में जब कठिनाई होगी तो वो चीज़ को सीख भी नहीं पाएंगे, इसमें भी कठिनाई होगी। इस प्रकार से जो भी शिक्षक हैं क्या करें कि बच्चे को दृश्य सहायता और बच्चे को लिखित सहायता, जो भी जानकारी दी जाए बच्चे को दृश्य सहायता के माध्यम से और बच्चे को लिखित सहायता के माध्यम से जानकारी दी जाए। ऐसी शिक्षण विधियों और सामग्रियों को संशोधित किया जाए जिसमें बधिर बच्चे जो हैं, जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनकी अवधारणाओं को सुलभ तरीके से, जैसे वीडियो के द्वारा, कोई भी आरेख के द्वारा, कोई भी चित्र के द्वारा, दृश्य साधनों के द्वारा इनका उपयोग किया जा सके और ये लोग क्या हो, बेहतर बन सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको सूचना में देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं संचार। बच्चों का क्या करना है, संचार में जब रणनीतियाँ बनाई जाएंगी तो संचार भी, कम्युनिकेशन भी, बच्चे तक सूचना पहुंच पाए और बच्चा क्या कर सके, संचार कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। जो हमारा श्रवण बाधित बच्चा है, कम्युनिकेशन कैसे करता है, तो कहेंगे सांकेतिक भाषा से। सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज से कर सकता है। बच्चा लिखित भाषा से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो हमें प्राथमिक तौर पर बच्चे के लिए अनिवार्य सीखने का पहलू बनाना होगा जिसमें बच्चे का संचार, उसको प्राथमिकता देंगे। आमतौर पर सांकेतिक भाषा और लिखित भाषा के माध्यम से हम बच्चे को क्या कह सकते हैं, उनके विचारों को आदान प्रदान करवा सकते हैं। इसमें लिखित संचार को सांकेतिक भाषा के विकल्पों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और बच्चे को
बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद में जो आपका बहुत ही ज़रूरी है वो कक्षा का वातावरण। जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उस कक्षा का वातावरण, क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे होंगे, तो हमें कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना है जो शिक्षकों को यह सुनिश्चित कर सके कि कक्षा में अच्छी तरह से जो भी दृश्य विकर्षण हैं उनसे बच्चा मुक्त हो। इसके अतिरिक्त जो भी सुनिश्चित किया जाए कि वो बच्चों की बैठने की व्यवस्था कैसी है, और जो भी हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं उसके साथ में शिक्षक और दृश्य सहायता के उपकरण जो हैं वो उनको दिए जाएं, जिनसे वो उपयोगी बन सके और कक्षा का वातावरण बेहतर रूप से हो सके। एक समावेशी कक्षा का वातावरण बनाएं जहां पर सभी बच्चे पढ़ सकें और बेहतर बन सकें। उसके बाद में इनकी सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो भी अनिवार्य पहलू हैं, शिक्षक और छात्रों के बीच में सामाजिक संपर्क और शिक्षक छात्रों को क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे जो भी बधिर छात्र हैं या हमारे हम कह सकते हैं कि श्रवण बाधित छात्र हैं, छात्रों को सुनने और कह सकते हैं कि इनके लिए बातचीत के जो अवसर हैं इनको प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त जो भी शिक्षक हैं उनकी संभावित संचार बाधाओं को दूर किया जाए। गतिविधियों के दौरान जो भी बाधाएं हैं, जहां पर बच्चा पिछड़ापन दिखा रहा है, उन बाधाओं को दूर किया जाए और बच्चे का सामाजिक अंतःक्रिया जो है उसको बेहतर किया जाए, शिक्षक के द्वारा क्या करके, प्रोत्साहन करके और बच्चे को अवसर दे करके। इसके बाद में जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है, जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है इसको बढ़ावा दिया जाए, यानी कि विविध रूप से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षक के लिए उसके अंतरों को, संवेदनशीलता को बेहतर बनाया जाए। इससे जो भी बाधित छात्र हैं उनकी संस्कृति अनुभव, दृष्टिकोण या कह सकते हैं इनके लिए जो भी ज्ञान, इसको एकीकृत करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। जो भी संस्कृति है उसके अनुसार बच्चे का पाठ्यक्रम बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी है बच्चे को सहायक तकनीकी का प्रयोग करके, यानी कि जो हमारे ऐसे बच्चे जिन्हें हम सीखने की सहायता या सहायक तकनीक का प्रयोग करके शिक्षकों को तकनीक के द्वारा उनका विचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो भी एप्लीकेशंस आती हैं वह और काफ़ी सारी ऐसे डिवाइस आती है जैसे टेक्स्ट टू स्पीच हुआ, तो इन एप्लीकेशनों के द्वारा, इन सहायक उपकरणों के द्वारा छात्रों को सामग्री प्रदान करके उन्हें बेहतर पहुंच और जुड़ाव में मदद करेंगे। संपूर्ण में अगर हमने सभी चीज़ों में जाना तो बच्चों के लिए जब हम लोग रणनीतियाँ बनाएंगे तो उनको पढ़ाने का संचार, सूचना तक पहुंच, कक्षा का वातावरण, सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सहायक तकनीकी, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए उसको सक्रिय करना, समावेशी दृष्टिकोण को अपनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बच्चा बेहतर बन सकता है और सीखने का समान अवसर जो है वो बच्चे को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 2.1 के अंतर्गत था। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका यूनिट 2.2 के लिए। 2.2 में कौन कौन सी चीज़ें कही जा रही हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनिट 2.2 में आपको देखने को मिलेगा जो भी EVS अगर बच्चे को पढ़ानी है या आपको सामाजिक विज्ञान बच्चे को पढ़ाना है, तो जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं इनके लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इन चीज़ों को पढ़ाने में। तो हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, खास करके इन विषयों की यहाँ पर बात हो रही है, अदर और भी कोई अगर विषय बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, कुछ भी बच्चे को सिखाना हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को जो भी सामग्री है वो सुगम तरीके से नहीं मिल पाती जो उसके हिसाब से होती है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे HI बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं या शिक्षण सामग्री की जो सुलभ चीज़ें हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाती। पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा लिखा ना हुआ हो, उसमें चित्र का बढ़िया प्रयोग किया गया हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसे समझाया गया हो जिससे कि हमारा श्रवण बाधित बच्चा भी अगर नहीं पढ़ पा रहा है चीज़ों को तो उसको देखकर चीज़ों को समझ जाए। तो उन चीज़ों को अक्सर जो पाठ्य पुस्तकें अब तो ऐसी भी आने लगी हैं जो चीज़ें बोलती हैं, कुछ पुस्तकें ऐसी भी आती हैं इसमें बच्चा पर जब बटन दबाता है उसको वो चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, बोलता है, तो ऐसी चीज़ें बच्चे को नहीं मिल पाती। या बच्चा कह सकते हैं बच्चे को दृश्य सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण रणनीतियाँ, सहायक उपकरण ये अगर नहीं मिल पा रहे हैं बच्चे को तो सुलभ तरीके से बच्चा नहीं सीख पाएगा। इनकी कमी रहती है, इनका अभाव रहता है। बच्चे का संचार में, कम्युनिकेशन में बाधा आती है। जब हमारा बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, श्रवण बाधित होता है, तो बच्चे को संचार में बाधा आती है। अगर संचार में बाधा आएगी तो बच्चे के लिए द्विभाषी चीज़ों का प्रयोग करना, यानी कि दुई भाषाओं का प्रयोग करना, बच्चे को साइन लैंग्वेज के साथ साथ बच्चे को लिखित भाषा का भी प्रयोग, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती, सहायक तकनीकों का प्रयोग नहीं हो पाता और बच्चा वास्तविक समय में बेहतर रूप से कार्य नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की चुनौतियों के अंतर्गत आती हैं, वहाँ पर भी बाधाएं होंगी। जो भी योग्य शिक्षक हैं, क्योंकि देखने को मिलता है यहाँ पर योग्य शिक्षक जो हैं वो भी नहीं मिल पाते, उनमें भी सीमितता देखने को मिलती है, कमी है। योग्य शिक्षक का मतलब है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो HI से डिप्लोमा तो कर रहे हैं, DED स्पेशल एजुकेशन HI से तो कर रहे हैं, लेकिन इनको साइन लैंग्वेज नहीं आ रही है। अगर साइन लैंग्वेज नहीं आ रही है तो बच्चे को ये कैसे साइन लैंग्वेज सिखाएंगे? या तो यही चीज़ें हैं, योग्य शिक्षक, इनकी उपलब्धता और इनकी सीमितता भी है। अभी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की सीमितता भी है, बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं जो योग्य हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं यहाँ पर नहीं मिल पाते और सफल होने के लिए बच्चे को हम बेहतर चीज़ें नहीं दे पाते। जो भी वास्तविक दुनिया है इसमें सीमितता देखने को मिलती है, सीमितता का अनुभव देखने को मिलता है। इसमें EVS और सामाजिक विज्ञान में अवधारणाएं, क्योंकि EVS की भी अवधारणाएं वास्तविक चीज़ों में हमें देखने को मिलती हैं, सामाजिक विज्ञान भी हमारा वास्तविक चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हम अपने वातावरण से बेहतर सीखते हैं, तो ये सीमितता देखने को मिलती है। सामाजिक अलगाव भी देखने को मिलता है। जो हमारे बधिर बच्चे हैं इनमें सामाजिक अलगाव का अनुभव भी देख सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। और जब हमारे बच्चे बधिर बच्चे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं तो इनके जो साथी हैं इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखते और इनका जुड़ाव जो है वो बेहतर नहीं हो पाता। तो इसमें भी जो है वो कमी देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि EVS और सामाजिक विज्ञान बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षार्थी को समर्थ बनाने के लिए संचार का समर्थन, दृश्य सहायक सामग्री, प्रौद्योगिकी और सुलभ सामग्री जो है उसका निर्देशन जो है उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, जिसमें बच्चे के लिए वास्तविक दुनिया, उसके अनुभव, उसके अवसर को आदान प्रदान किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे का प्रशिक्षण क्या है, सामाजिक अलगाव और उसकी भावना को है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे श्रवण बाधित बच्चों को आएंगी इन सब्जेक्ट को पढ़ने में, इन चीज़ों को पढ़ने में। अब हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट 2.3 की। तो 2.3 में कह रहा है वही चीज़ें आपका EVS और आपका सोशल साइंस। इसके इसके लिए जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं इनमें पाठ्यक्रम का अनुकूलन, आवास और संशोधन, यानी कि पाठ्यक्रम के लिए एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन,
एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, इनकी बात यहाँ पर की जाएगी, संशोधन की बात की जाएगी, मॉडिफिकेशन की बात की जाएगी। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को हमने मॉडिफाई किया तो उसको एक नया रूप दिया। किसी भी चीज़ का हमने अनुकूलन किया यानी कि हमने उसको बहुत ही सरल ढंग से सीखा। किसी भी चीज़ का हमने एकोमोडेशन किया यानी कि हमने उसके लिए दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग किया जहाँ पर बच्चा बेहतर रूप से संशोधित करके चीज़ों को सीख पा रहा हो, मदद मिल रही हो। तो कहेंगे बच्चे के लिए अनुकूलन, आवास और संशोधन, इनकी रणनीतियाँ जो हैं वो विशेष रूप से बेहतर रूप से कार्य कर सकती हैं। बच्चे का सामाजिक विज्ञान हो या पर्यावरण विज्ञान हो, बच्चे की पहुंच को बेहतर बनाना, जो खेल की रणनीतियां हैं उनसे बच्चे को हम बेहतर बना सकते हैं। बच्चों के सीखने के नए शैक्षिक अवसर भी बच्चे को दे सकते हैं जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से कार्य करे। इसके लिए बच्चे का अनुकूलन जो है, पाठ्यक्रम में अनुकूलन वो बहुत ही ज़रूरी है। पाठ्यक्रम में अनुकूलन के तहत हम कह सकते हैं कि अनुकूलन में शिक्षार्थी की अनूठी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, उनको संशोधित किया जा सके। जो भी ईवीएस है इसमें बच्चे को लिखित रूप से, दृश्य सामग्रियों के माध्यम से, निर्देशात्मक सामग्रियों के माध्यम से, वीडियो, आरेख और चित्र की चीज़ों को शामिल करके जो सांकेतिक भाषा है उसकी व्याख्या करके हम बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, अनुकूलन ला सकते हैं उसमें। उसके अंतर्गत जो भी संचार की जो सामग्रियां हैं, जहां तक सहायक तकनीकी का उपयोग करके, टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करके और सांकेतिक भाषा और इसका व्याख्यान करके हम बेहतर बना सकते हैं बच्चे की जो भी बधिर बच्चे हैं उनकी शिक्षार्थियों को संचार करके हम बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही सरल ढंग से, सरल भाषा का उपयोग करके और सरल भाषा के साथ साथ सीखने के लिए दृश्य साधनों का उपयोग करके चीज़ों को हम बेहतर बना सकते हैं, उसको संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम आवास की बात करें यानी कि एकोमोडेशन की बात करें तो कहेंगे पर्यावरण को संशोधित करना, शिक्षार्थियों को सफल होने में उसकी सहायता देना। और ईवीएस और सामाजिक विज्ञान में जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, इनके लिए हम लोग व्याख्यान कर सकते हैं। किसी भी कक्षा में हम लोग कक्षा पर चर्चा कर सकते हैं, प्रस्तुति कर सकते हैं। सामाजिक जो भी सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा के साथ साथ में और भी हम जो दूसरी भाषा बच्चे के लिए जो मौखिक भाषा है या लिखित भाषा है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और बच्चे को नई टेक्नोलॉजी, दृश्य और श्रव्य सहायता दे करके बच्चे की पहुंच को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में अगर हम संशोधन की बात करते हैं यानी कि मॉडिफिकेशन की बात करें या हम बात करें संशोधन की, तो क्या कहेंगे? संशोधन के तहत जो बच्चों की ज़रूरतें हैं उनके पाठ्यक्रम में बदलाव लाना। इसमें जो पाठ्यक्रम की भाषा है और सामग्री उसको क्या करना है, हमें सरल बनाना है और यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बच्चे की अवधारणाएं क्या हैं, कौशल पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के साथ में तालमेल बिठाना, शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करना और जो भी असाइनमेंट है, मूल्यांकन है, इसके तहत बच्चे को बेहतर बनाना। इसमें क्या होगा, अनुकूलन के द्वारा, आवास के द्वारा, संशोधन के द्वारा बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। माता पिता और शिक्षक मिलकर के जो रणनीति बनाएंगे उन रणनीतियों के माध्यम से बच्चे को जो आवश्यकताएं हैं बेहतर मिल सकेंगी, बच्चे का जो जीवन है वो प्रभावशाली रूप से सक्षम हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम लोग पाठ्यक्रम का अनुकूलन कर सकते हैं, बच्चे को एक अच्छा अनुकूलन, आवास और संशोधन प्रदान करा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 के अंतर्गत। 2.4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी हमारे HI बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी EVS की बात हो रही है, यहाँ पर भी सोशल साइंस की बात हो रही है। इनके लिए जो अवधारणाएं हैं, इनको पढ़ाने की अवधारणाओं के लिए आवश्यक सहायता
आवश्यक सहायता और उपकरण की बात होगी। आवश्यक सहायता और उपकरण की बात होगी। कौन कौन सी हम बच्चे को सहायता देंगे ईवीएस पढ़ाने के लिए और सोशल साइंस पढ़ाने के लिए अपने श्रवण बाधित बच्चों को, और कौन कौन से उपकरणों की हमें आवश्यकता होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 2.4 के अंतर्गत, जहाँ पर हम कहेंगे जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं उनके लिए ईवीएस और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को बेहतर बनाना, उनके लिए जो भी सीखने के उपकरण हैं इनको देना। इसके अंतर्गत जो भी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक द्विभाषा है, सांकेतिक भाषा और द्विभाषीय, ऐसे भी लिख सकते हैं द्विभाषीय। इसके अंतर्गत बच्चे को सांकेतिक भाषा और संवाद करा करके, बच्चे को सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करा करके, और इसको हम लोग सांकेतिक भाषा के साथ साथ जो भी और बच्चे के लिए भाषाएं हैं उनमें अनुवाद करके बच्चे को आसानी से समझने योग्य चीज़ें बना सकते हैं। इसके द्वारा जो भी दूसरा होगा आपका कैप्शनिंग होगा। इसके द्वारा जो भी वीडियो है उसकी प्रस्तुति करके बच्चे को प्रोजेक्टर के माध्यम से, कैप्शन स्क्रीन के माध्यम से, लिखित पाठ के माध्यम से और बेहतर ढंग से सीखने में बच्चे को मदद कर सकते हैं। बच्चे को ऑडियो और वीडियो का जो मेल है वो बेहतर बना सकते हैं। इसमें बच्चे का जो दृश्य सहायता है, उसकी सामग्री को, यानी कि चित्र हुआ, आरेख हुआ, यही सब चीज़ें उसके द्वारा बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। सहायक उपकरणों की बात हो रही है, उसके द्वारा बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। और जो भी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा है इनकी समझ को बेहतर बनाना, और जो भी पौधे हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण मिल रहा है उनको हम लोग बच्चे को दिखा करके, उदाहरण के माध्यम से दिखा करके भी सिखा सकते हैं, वास्तविक चीज़ों से भी बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग श्रवण जो उपकरण हैं, सहायक श्रवण उपकरण है, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि श्रवण यंत्र का प्रयोग करेंगे। श्रवण यंत्र के साथ साथ बच्चे का अगर कॉन्क्लियर प्रत्यारोपण कराना है उसके माध्यम से बच्चे को जो ध्वनि है वो हम प्रदान करा सकते हैं, और बच्चे बोलेंगे उनके उपकरणों के माध्यम से, जो बेहतर ढंग है समझने में मदद मिलेगी, बच्चा बेहतर कर पाएगा। इसके बाद में जो भी कह सकते हैं स्पर्श सहायक उपकरण, इनके माध्यम से बच्चे की अवधारणाओं को समझने में और जो भी सहायक उपकरण हैं इनका उपयोग करने में, कह सकते हैं स्पर्श के द्वारा, मॉडल के द्वारा और शारीरिक संरचना में मदद मिल सकती है। इसमें उचित सहायता उपकरण को प्रदान किया जाएगा, जहां पर हमारे जो बच्चे ईवीएस और सामाजिक विज्ञान सीखने वाले हैं उनमें उनको वृद्धि मिल सके, प्रभावी ढंग से सहायक उपकरणों के द्वारा कह सकते हैं उनको हम बेहतर बना सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी 2.4 के अंतर्गत। हमें बच्चे को सहायता देनी है और उपकरण प्रदान करने हैं, अवधारणाओं की जो आवश्यकता है बच्चे की वो प्रदान करना है, जिससे कि बच्चा ईवीएस पढ़ सके और आपका सोशल साइंस पढ़ सके। इन चीज़ों के द्वारा लगभग हम सभी विषयों को, जितने भी हमारे विषय हैं, हम इन्हीं चीज़ों के द्वारा पढ़ाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका लास्ट जो आपका है 2.5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं इन पर हम लोग बात कर लेंगे। और इसको पढ़ाने से पहले भैया जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हो, एक बार सभी मित्रों तक, जितने भी आपके ग्रुप हैं, यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपका मन है, आपको लगता है कि आपके लिए चैनल हेल्पफुल है, तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका भैया सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लगता होगा कि सर के साथ में हम क्या करेंगे, तो भैया आगे की जो भी जानकारी आपकी हैं, CRR नंबर से संबंधित जानकारी और आपकी जो भी आपकी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, कहीं पर भी जॉब निकलती है, तो उसके लिए भी हमारा चैनल आपके साथ तत्पर हाजिर रहता है। सारी चीज़ें आपको बताता रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं।
तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 2.5 में जो EVS है, एक अच्छी तरीके से जो टीचर है, हमारा शिक्षक है, वो EVS को कैसे पढ़ाएगा और कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाएगा, उसके गुणों की बात होगी, एक अच्छे शिक्षक की गुण की बात होगी। तो कहेंगे जो बच्चे अपनी आसपास की दुनिया से चीज़ों को समझ रहे हैं, EVS को बेहतर बना रहे हैं, छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ने के जो तरीके हैं उनसे हम लोग बच्चे को बेहतर बना सकते हैं, उनके गुण जो हैं वो बेहतर होंगे। इसके बारे में हमें जानना होगा, यानी कि जो भी वास्तविक चीज़ें हैं, वास्तविक जुनून है, उसके बारे में छात्रों के साथ में हम चीज़ों को साझा करेंगे और जो भी छात्र हैं उनको सीखने के लिए जो मज़ेदार और रोमांचक चीज़ें हैं उनसे हम लोग बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। उत्कृष्ट संचार कौशल, बच्चे का उत्कृष्ट संचार कौशल हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, कम्युनिकेशन में बढ़ावा दे सकते हैं, जहाँ पर संचार एक बेहतर कुंजी मानी गई है, एक बेहतर उपाय माना गया है, जिसमें बच्चे का सामाजिक और EVS की जो अवधारणाएं हैं उनको संप्रेषित करके, संप्रेषण किसी भी माध्यम का हो, लिखित हो, मौखिक हो, सांकेतिक भाषा से हो, किसी भी माध्यम से हो, बच्चे की हम अवधारणाओं को बेहतर बना सकते हैं और छात्रों की जो समझ है उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। छात्रों को सक्रिय रूप से सुनने और संचार के कौशल को प्रोत्साहित करने में, उसको सक्षम करने में बेहतर कर सकते हैं। इससे लिए जो भी अच्छी तरह से हम बच्चे को क्या करेंगे, अच्छी तरह से तैयार करेंगे, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं इनको सामाजिक विज्ञान में शिक्षक के लिए जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त कराना और अच्छी तरह से जो भी उसकी समझ है उसके लिए शिक्षण और तकनीकों के माध्यम से, प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों के माध्यम से उसको शिक्षित दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम किया जाएगा और बच्चे को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए बच्चे के लिए धैर्य और सहानुभूति भी ज़रूरी है। प्रत्येक बच्चे की जो अलग अलग गतियां हैं इनको देखते हुए EVS और सामाजिक विज्ञान जो है बच्चे को पढ़ाया जाए। इसमें धैर्य और समझदारी का भी आना बहुत आवश्यक है। उन्हें उनका जो व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, शक्तियां हैं, कमजोरी हैं, इनको समझना चाहिए और उन्हें उच्च समर्थन और मार्गदर्शन जो है वो प्रदान कराना चाहिए। इसमें रचनात्मकता भी, यानी कि क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरी है। रचनात्मकता भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं इसमें रचनात्मक रूप से पढ़ने के जो कौशल हैं इनको आकर्षक और नए तरीके के माध्यम से इंटरैक्टिव गतिविधियों को डिज़ाइन करके बच्चे को सक्षम बना सकते हैं और सीखने में मदद कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चा आनंददायक रूप से सीखेगा और आनंद लेगा। हम समावेशिता को भी बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान और इसकी विविध महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। समावेशी वातावरण जहाँ पर बनेगा, जहाँ पर बच्चा सम्मानजनक विचारशीलों को और तकनीकों के माध्यम से बच्चा सीखेगा और इन सभी चीज़ों के माध्यम से मूल्यवान साबित होगा। यहाँ पर धैर्य, सहानुभूति और रचनात्मक तरीकों से हम बच्चे को सकारात्मक सीखने के माहौल को बेहतर बना सकते हैं और छात्रों को सीखने में हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको 2.5 के अंतर्गत देखने को मिलेंगी और इस प्रकार से आपका जो यूनिट 2 था वो समाप्त होता है। यूनिट नेक्स्ट आपकी वीडियो यूनिट 3 की होगी। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।